प्रिय विद्यार्थियों, कारक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज से पूर्व हमने कारक के 7 भेदों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। कारक का जो 8वां भेद है वो है संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। परिभाषा में देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने का भाव प्रकट होता है वह संबोधन कारक होता है। वह संबोधन कारक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, संबोधन कारक के जो परसरक है, परसरक के रूप में हे, ओ, अरे, रे, अजी आदि होते हैं। संबोधन कारक में और अन्य कारकों में एक यहाँ अंतर आप नोट कर लीजिए। संबोधन कारक में विभक्ति चिह्न या यूं कहे परसरक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, या जो जिसे संबोधित किया जाता है उस संबोधित करने वाले पद या संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व संबोधन कारक की विभक्ति या परसरक आती है या रहती है। जबकि 1 से लेकर 7 तक जितने भी कारक हैं उन सारे कारकों में एक समानता होती है, और समानता यही है कि पहले संज्ञा या सर्वनाम पद रहेगा और उसके बाद उससे संबंधित परसरक या विभक्ति रहती है। जबकि संबोधन कारक में ऐसा नहीं होता है। संबोधन कारक में जिसे संबोधित करना है या संबोधित किया जाता है उससे पूर्व ही उनकी विभक्ति, परसरक या कारक चिन्ह रहता है। तो यहाँ एक बात, संबोधन कारक और अन्य कारकों में अंतर है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण, हे ईश्वर, हे ईश्वर गरीबों की रक्षा कीजिए। हे ईश्वर गरीबों की रक्षा कीजिए। तो यहाँ किन्हें संबोधित किया जा रहा है? ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। जबकि अगर कहीं ये वाक्य किसी दूसरे कारक के अंतर्गत होता तो यहाँ जो विभक्ति है, जो परसरक है, ये संज्ञा पद के बाद में आता। जबकि यहाँ ये आपके संबोधन कार्य या संबोधित किया जा रहा है, इस कारण से जो विभक्ति चिह्न है वो आपकी संज्ञा या सर्वनाम पद के प्रारंभ में रहेगा, या यूं कहे कि उनसे पूर्व रहेगा। जैसे हे ईश्वर गरीबों की रक्षा कीजिए। अरे रमेश, अरे रमेश इतने दिन कहाँ था? तो इस वाक्य में भी देखिए आप, यहाँ रमेश को संबोधित किया जा रहा है और यहाँ ये आपके संबोधन चिन्ह है, इतने दिन कहाँ रहा था, वापस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आप ध्यान से देखिए, जो संबोधन और विस्मयादिबोधक जो अवयव होता है, दोनों में एक समानता होती है। दोनों का प्रयोग है वो एक तरीके से होता है, लेकिन जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं उसमें आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है, आश्चर्य का बोध होता है। जबकि संबोधन कारक में वहाँ आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि उसे संबोधित किया जाता है। अब देखिए आगे, इनके विभक्ति चिन्हों में आप एक शब्द देखोगे, रे। यहां ध्यान देने योग्य चीजें है कि हे, ओ, अरे और अजी,
इन परसर्गों का प्रयोग है वो गद्य खंड में किया जाता है, जबकि रे परसर्ग का प्रयोग गद्य में न करके पद्य में किया जाता है। 10वीं बोर्ड के जो हिंदी पाठ्यक्रम में जो पुस्तक चल रही है उसका जो पाठ पद्य खंड का सेकंड पार्ट है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उस संवाद में इन रे संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। होता ये है कि राम के द्वारा परशुराम जी के गुरु शिव जी के धनुष का खंडन कर दिया जाता है, तो परशुराम इस बात को जान करके क्रोधित हो जाती है और राम से उलझते हैं। तब वहाँ लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य बाण चलाते हैं। तब उस स्थिति के अंदर परशुराम है और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं रे नृप बालक, के हे राजकुमार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, के हे राजकुमार लक्ष्मण काल के वश में होने के कारण तुझे बोलने में जरा भी समझ नहीं है। तो वापस ध्यान दीजिए, हे ओ अरे और अजी इनका प्रयोग है वो गद्य में किया जाता है, जबकि रे परसर्ग का प्रयोग जो संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह है या जो परसर्ग रे होता है इनका प्रयोग है वो काव्य खंड में किया जाता है। अब आपके जो कारक है वो 8 कारक पूरे हो चुके हैं। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं 8 ही कारकों को। अब मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ। देखिए पहला उदाहरण, पूर्व से पश्चिम तक घना अंधेरा अंधेरा छा गया। पहले वाक्य को देखिए, पूर्व से पश्चिम तक घना अंधेरा छा गया। सेकंड वाक्य देखिए आप, पानी पर दूर दूर तक, पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना, सोना ही सोना ढुल आया हो, आया हो। तीसरा उदाहरण, दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। चौथे उदाहरण में देखिए आप, मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, खिलौने खरीदे। पांचवा उदाहरण देखिए, रमेश चाकू से सब्जी काट रहा है, काट रहा है। छठे उदाहरण को आप देखिए, राधिका नाच रही है। सातवें उदाहरण को देखिए, अरे विशाल यहाँ आइए। और उसके बाद में आठवें उदाहरण को देखिए, मैंने कविता को पुस्तक दी, मैंने कविता को पुस्तक दी। अब ये जो 8 उदाहरण दिए गए हैं, अब इन उदाहरणों से हम 8वें कारकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण को आप ध्यान से देखिए कि पूर्व से पश्चिम तक घना अंधेरा छा गया। वाक्य को आप ढंग से पढ़िए कि पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से लेकर कि पश्चिम तक घना अंधेरा छा गया। वाक्य क्या कहता है कि पूर्व से पश्चिम, मतलब किसको शोक या प्रकट किया जा रहा है? दूरी को प्रकट किया जा रहा है। कहाँ से लेकर के? पूर्व से लेकर के पश्चिम तक।
तो हमने एक ऐसा कारक है जिसमें पढ़ा भी था कि दूरी के योग में इस कारक का प्रयोग होता है। भला कौन सा कारक था वो? अपादान कारक। अपादान कारक में पढ़ा था कि दूरी के योग में अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो पहला जो उदाहरण है वो किसको प्रकट कर रहा है? दूरी को प्रकट कर रहा है। तो पूर्व से पश्चिम तक घना अंधेरा छा गया, या कौन सा कारक रहेगा? अपादान कारक रहेगा, अपादान कारक। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ कि पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया है। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया है। तो यहाँ दो शर्तें कार्य कर रही है, दो आपके नियम काम कर रहे हैं। पहला तो देखिए, पानी पर एक अधिकरण कार्य में हमने पढ़ा था, क्रिया होने का कहीं कोई आधार हो रहा है, कोई धरातल होता है, और जिनका परसर्ग आप पहले ही बोल दिया, मैं, पर, पे, मध्य, नीचे, ऊपर आदि जो स्थान को शो करते हैं वो अधिकरण कारक में होता है। तो यहाँ पानी पर एक यहाँ कौन सा कारक काम कर रहा है? अधिकरण कारक। अब आगे पढ़िए, दूर दूर तक। तो यहाँ पर भी ये दूर दूर तक किसको प्रकट कर रहा है? दूरी को प्रकट कर रहा है कि सोना ही सोना ढुल आया है। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया है। तो यहाँ पर दो कारक होंगे, एक तो कारक होगा अधिकरण कारक, और दूर दूर यानी मतलब दूरी के योग में कौन सा कारक रहेगा? अपादान कारक रहेगा। तो यहाँ दोनों कारक होंगे, एक तो होगा अधिकरण कारक और दूसरा होगा अपादान कारक। अब उसके बाद में तीसरा देखो, दादी से चला नहीं जाता, क्योंकि उनकी आयु बढ़ चुकी, उम्र अधिक हो गई है। और एक नियम पढ़ा था, विवस्था। विवस्था के योग में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो यहाँ ये दादी की व्यवस्था है, उनकी बाध्यता है कि वो चल नहीं सकती। व्यवस्था के योग में, बाध्यता के योग में कौन सा कारक होता है? करण कारक। तो यहाँ नियम कौन सा रहेगा? करण कारक वाला, के व्यवस्था की योग में करण कारक वाला। दादी से चला नहीं जाता, तो इस स्थिति में कौन सा कारक रहेगा? करण कारक। उसके बाद में अगला देखिए, मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। खिलौने किसके लिए? बच्चों के लिए। एक कारक की परिभाषा में पढ़ा था कि जब वाक्य में करता है किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए क्रिया को संपादित करता है, तब उस स्थिति के अंदर होता है संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। तो खिलौने किसके लिए खरीदे जा रहे हैं? बच्चों के लिए। उद्देश्य या प्रयोजन कौन सा है? बच्चों के लिए। के लिए परसर्ग आ रहा है, तो कौन सा कारक होगा? यहाँ संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक। उसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, रमेश चाकू से सब्जी काट रहा है। एक नियम में पढ़ा था कि जब कर्ता किसी साधन या माध्यम से क्रिया को संपादित करते हैं तो वहां होता है कौन सा कारक? करण कारक। जब यहाँ इस उदाहरण वाक्य को आप पढ़िए, रमेश चाकू से सब्जी काट रहा है। सब्जी काटने का जो माध्यम क्या है? चाकू है। साधन क्या है? चाकू। कौन सा कारक रहेगा? करण कारक। साधन की योग में कौन सा कारक होता है? करण कारक। तो यहाँ इस पांचवें उदाहरण में आपके कौन सा कारक रहेगा? करण कारक। करण कारक, साधन की योग में करण कारक। उसके बाद में आगे, राधिका नाच रही है। राधिका नाच रही है। तो यहाँ नाचने की क्रिया कौन कर रही है? राधिका कर रही है। नाच रही है, ये आपकी क्रिया है। रही है मानो वर्तमान काल में। कर्ता कारक में पढ़ा था कि अगर क्रिया आकर्मक है तो उनके साथ में ने प्रसर्ग नहीं रहेगा। यहाँ ने प्रसर्ग है नहीं, क्योंकि क्रिया आकर्मक है, और उसके साथ ही क्रिया अगर वर्तमान काल की है तो उस स्थिति में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग रहेगा नहीं। इस वाक्य के अंदर दूसरा कोई पद भी नहीं दिया गया, केवल क्रिया और कर्ता ही तो दे रखा है। राधिका यहाँ नाचने का कार्य करे, इस कारण से यहाँ करता है, और नाच रही है ये अपने आप में क्रिया पद है। कोई दूसरा, इन दोनों के अलावा कोई व्याकरणिक पद नहीं है। इस कारण से यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। अगला उदाहरण देखिए, अरे विशाल यहाँ आइए। अरे विशाल यहाँ आइए। तो यहाँ विशाल को संबोधित किया जा रहा है, और सबसे बड़ी उनकी विशेषता यही है कि जो संबोधन कारक होता है उस संबोधन कारक में विभक्ति चयन है या परसर्ग है वो प्रारंभ में रहेगा, और बाकी जितने कारक है उनके परसर्ग है या उनकी जो विभक्ति चयन है वह संज्ञा या सर्वनाम या जो संबंधित कारक होता है उस कारक के बाद में या उनके पीछे रहता है। जैसे अरे विशाल यहाँ आइए, तो यहाँ कौन सा कारक रहेगा? संबोधन कारक रहेगा, क्योंकि यहाँ विशाल को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ इस स्थिति के अंदर रहेगा संबोधन कारक। उसके बाद में आठवां देखिए, मैंने कविता को पुस्तक दी। मैंने कविता को पुस्तक दी। कर्म कारक में पढ़ा था हमने कि को परसरक
किस स्थिति में रहेगा? अगर वाक्य में सजीव कर्म दिया गया है, अगर वाक्य में सजीव कर्म दिया गया है तब उस स्थिति के अंदर वो प्रसर्ग रहेगा। तो यहाँ कविता है, ये सजीव कर्म है। पुस्तक हालांकि ये भी कर्म है, तब इस स्थिति के अंदर आपके कर्म कारक रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, कारक का जो प्रकरण है वो आज समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।